वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ दुर्गानंद कुशवाहा। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में पिछले 2 सालों से क्लास 9th और 10th के लिए साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में मैं आपको तीनों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री। हम लोग आप लोग क्लास 8 से पास करके आए होंगे। आई होप कि आप लोगों ने क्लास 8 में ठीक ठाक अच्छे तरीके से साइंस पढ़ा होगा। हालांकि हमने देखा है कि क्लास 8 में जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा क्लास 9th का फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग जनरली इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि जब हम क्लास 8 से 9th में आते हैं तो हमें कौन कौन से बात याद रखनी होती है, हमें कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने होते हैं। और आपने सुना होगा या नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि लोगों का ऐसा कहना होता है कि क्लास 9th थोड़ा सा मतलब बच्चे को हार्ड लगता है। अगर हम 10th के कंपेरिजन करें, जब आप क्लास 10th में जाओगे 9th पास करके, तो आपको 10th उतना हार्ड नहीं लगेगा। क्लास 8 भी आपको उतना हार्ड नहीं लगा होगा, लेकिन जब आप क्लास 8 से क्लास 9th में आते हैं तो क्लास 9th में आपको हल्का हल्का सा प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि इसका कई रीज़न है। अगर मैं बात करूं कि क्लास 9th हमें क्यों हार्ड लगते हैं, तो इनके कई रीज़न हैं, जिनमें से सबसे पहला है कि जब हम क्लास 8 से 9th में आते हैं तो सिलेबस थोड़ा सा भास्ट हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, आप कह सकते कि हाँ भास्ट हो जाता है। जैसे कि जब आप क्लास 8 में होते हैं तो वहाँ पे बहुत पतला सा साइंस होता है, एक बुक होती है साइंस की। लेकिन जब आप क्लास 9th में आओगे तो वहाँ पे 3 बुक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों अलग अलग। हालांकि एनसीईआरटी में एक ही बुक में है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे राइटर का बुक पढ़ोगे या एनसीईआरटी के अलावा जनरली मेरे विचार से जितने भी बुक आते हैं तो वो मतलब अलग अलग लिखते हैं। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। जितना मोटा आपका पूरा साइंस था क्लास 8 में, उतना मोटा क्लास 9th की आधी फिजिक्स है। समझे? क्लास 9th की आधी फिजिक्स है। आप क्लास 8 में एक एसएसटी पढ़ा था आपने, यहाँ पे 4 एसएसटी है। तो ये सब रीज़न है क्लास 9th हार्ड होने का। ये एक मेन रीज़न है कि सिलेबस का एक बढ़ जाना, ये एक रीज़न है। और दूसरी बात होती है कि क्लास 8 तक जनरली बच्चे बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाई करते हैं। सिंपल वे में कहने का मतलब है कि उनको पढ़ने लिखने का तौर तरीका बहुत ही कम तरीके से पता होता है, बहुत ही कम पता होता है। जैसे जब साइंस पढ़ते हैं बच्चे तो वहाँ पे टीचर ने डिफिनीसन लिखा दिया और बच्चे जनरली याद कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपने याद करना सीखा, आपने साइंस को समझा नहीं, या साइंस का एप्लीकेशन आपने नहीं देखा। लेकिन जब आप क्लास 9th में आओगे तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। और न्यूमेरिकल का मतलब है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट से रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उसका मतलब आपने जो कंसेप्ट पढ़ा उसका रियल लाइफ में किस तरीके से यूज़ है, और उस कंसेप्ट का यूज़ करके आप रियल लाइफ में कैसे सक्सीड कर सकते हो। तो ये आपको क्लास 9th में सिखाया जाएगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि क्लास 9th हल्का सा हार्ड है। और अगर आपका क्लास 9th ख़राब होता है तो क्लास 10th ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। और अगर आपका 9th 10th ख़राब होता है तो 11th एंड 12th भी ख़राब हो जाएगा। और मेरी मानो यार, क्लास 9th 10th 11th 12th ये ना ज़िंदगी के 4 साल बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर आपका ये 4 साल सही में सही से गया ना, सही से आपने ये 4 साल गुजार दी ना, तो आपकी ज़िंदगी में मौज है। ठीक है? मौज का ये मतलब नहीं है कि आप बिलियनर बन जाओगे, लेकिन अब जैसे पढ़ाई क्लास 12th की होती है यार, 9th से 12th ये 4 साल ही पढ़ाई होती है। 9th से पहले आपने खेला कूदा होगा, 12th के बाद क्या है, 12th के बाद आप जो भी पढ़ोगे तो क्लास 12th तक अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो आप 12th के बाद खुद से पढ़ोगे। अगर आपने क्लास 12th तक किताब से बात करना नहीं सीखा, आपने पढ़ने का तौर तरीका नहीं जाना, तो क्लास 12th के बाद आपकी ज़िंदगी ऐसे ही नरक बन जाएगी। तो ये 4 साल जो है 9th से 12th, 9, 10th, 11, 12th, ये 4 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइंस आप कैसे पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है? साइंस पढ़ने का क्या तौर तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं ये वर्ड कई बार यूज़ कर चुका हूँ, साइंस साइंस साइंस। तो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये साइंस क्या होता है। तो शायद अगर आप लोग क्लास 8 तक आप लोग पढ़े हुए हैं तो आपको भली बात ही पता होगा कि एक साइंस होता क्या है। तो साइंस फिलहाल सब्जेक्ट है, जिसको कुछ नहीं पता होगा साइंस के बारे में तो उसको ये सिंपल सा बात पता होगा कि साइंस एक सब्जेक्ट है। ठीक है? तो साइंस एक सब्जेक्ट है, इसमें गलत क्या है भाई, सही तो है, साइंस एक सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है? साइंस एक्चुअली में होता है कि हम किसको साइंस बोलते हैं। ठीक है? 2 चीज़ होता है, आपने कभी सुना होगा साइंस। साइंस मतलब सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज।
सिस्टमेटिक और एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्राप्त किए हुए नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। फिर हमारे पास सवाल है साहब नॉलेज क्या होता है, व्हाट इज़ नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब है मिक्सचर्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस। आपके पास जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम बोलते हैं नॉलेज है। जैसे कि मान लो भाई साहब कि मैं जब स्विच दबाऊंगा तो लाइट जलेगी, ठीक है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। मुझे पता है ये बात कि जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो लाइट जलेगी, लेकिन क्यों, क्या होगा, किस तरीके से वो लाइट जलता है, उसके अंदर हम जाएंगे, हम उसको साइंस बोलेंगे। तो साइंस का मतलब होता है एविडेंस के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, सबूत के आधार पर, एविडेंस के आधार पर एक मेथडोलॉजी को, एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए नेचर को समझना साइंस कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का मतलब मैंने क्या बताया, साइंस का मतलब है नेचर को समझना, ठीक है। साइंस मतलब नेचर को समझना, लेकिन नेचर को हम कैसे समझेंगे, क्या हमारा समझने का तरीका क्या होना चाहिए। साइंस में हम नेचर को किस तरीके से समझते हैं, तो एविडेंस के आधार पर, सबूत के आधार पर एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए इस नेचर को समझना साइंस कहलाता है, ठीक है। तो जनरली कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अगर हमने उसको साइंटिफिकली यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रखा है, अगर हमारे पास उस चीज़ का सबूत है तो हम कहेंगे ये साइंस है, ठीक है। अब जनरली जो साइंस होता है आपका, तो साइंस 3 ब्रांच है, ठीक है। एक को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, एक को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, और एक को बायोलॉजी बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लास 8 तक ये एक ही किताब में रहा होगा, अभी भी क्लास 9 में एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो ये तीनों एक ही बुक में है, लेकिन आप जो रेफरेंस बुक पढ़ेंगे अगर, तो वो तीनों बुक अलग अलग रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइंस का मतलब आपको समझ में आए। अब आप कहोगे सर क्या गॉड है, गॉड मतलब साइंस क्या गॉड को मानती है। तो देखो यार, साइंस के पास ऐसा कोई प्रूफ है नहीं अभी तक, मतलब अभी तक साइंस हमारा ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि गॉड है कि नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि गॉड नहीं है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि गॉड है। मैं दोनों बात क्लियरली कह रहा हूँ कि साइंस के पास कोई सबूत नहीं है कि गॉड है कि नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि गॉड नहीं है, साइंस के पास सबूत नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि गॉड नहीं है। हो सकता है कि आज से 50 साल बाद पता चल जाए, आज से 10 साल बाद पता चल जाए, कोई सबूत मिल जाए कि भगवान होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। मतलब साइंस के पास प्रूफ नहीं है कि गॉड है कि नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि गॉड नहीं है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि गॉड है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई हमको नहीं पता, मुझसे मत पूछो कि भगवान है कि नहीं है। मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि गॉड है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, सबके अपनी अपनी जो है ना मान्यता होती है, जिसमें जो मेरा मानना है, मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप कोई काम करें तो आप अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करो, ठीक है। हाँ गॉड है, ठीक है, गॉड अगर होगा तो अगर हम लगन से उस काम को करेंगे तो भगवान हमारा साथ उसमें ज़रूर देगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब पूरा काम उसमें ना करें, मेहनत ना करें, और हम भगवान का पूजा करें भर दिन कि हो जाएगा ये काम हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है। अभी फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। साइंस, तो क्लास 9th में अपने पास जो 3 साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको जो क्लास में पढ़ाऊंगा, या अगर आप कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसको घर पे जाके रिवाइज करो टॉपिक को एट होम, ठीक है। आफ्टर क्लास, आप क्लास से जब घर आए तो आपको जो साइंस में टॉपिक पढ़ाया गया है वो हमेशा रिवाइज करें। कभी भी ये बात याद रखिएगा कि बिना पीछे पढ़ाए हुए टॉपिक को रिवाइज किए आप अगली क्लास में नहीं जाए, नहीं तो आप इधर से एंट्री करेगा और इधर से एग्जिट करेगा, बाउंस करेगा जो टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपको पढ़ाया जाए अगले दिन वो रिवाइज करके ही आवे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास अटेंड करनी है डेली, ठीक है। क्लास अटेंड करने पर जो हमें क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको घर पे एक बार रिवाइज करनी है, मतलब नोट पढ़नी है। आपको जो क्लास नोट मिलेगा वो नोट पढ़नी है। उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन आज आपको पढ़ाई हुआ क्लास में, इस एक्सेलरेशन को घर पे आके सबसे पहले आप नोट पढ़ो, और नोट पढ़ने के बाद इस एक्सेलरेशन को किसी बुक से पढ़ो, मतलब किसी बुक में टॉपिक लिखा होगा एक्सेलरेशन, तो वो पढ़ो। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, हो सकता है कि आपको जो टीचर पढ़ाया हो सकता है कि उन्होंने जो बातें बताई
उससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, क्योंकि बुक में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखी होती है। तो आप जब एक्सेलरेशन को किसी बुक से पढ़ोगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। आप एनसीईआरटी बाद में पढ़ना, पहले आप रेफरेंस बुक पढ़ो, ठीक है। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। जैसे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चे को जनरली यूज़ करता हूँ, जनरली रिकमेंड करता हूँ एस चांद, ठीक है। एस चांद, इनका जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल सा होता है, स्टूडेंट आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, उसके बाद क्या करो, सबसे पहले आपने क्या किया, घर पे गया, टॉपिक को पढ़ा जो क्लास में पढ़ाया गया था, उसके बाद उसको एस चांद से पढ़ना है, या कोई भी रेफरेंस बुक, ठीक है। कोई भी रेफरेंस बुक से आप उस टॉपिक को पढ़ो। उसके बाद क्या करना है, उसी टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ना है। उस टॉपिक को क्या करना है, एनसीईआरटी से रीड करना है, और एकदम केयरफुली। एनसीईआरटी पढ़ना एक अलग चीज़ है, पढ़ के समझना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हो या समझ रहे हो पढ़ के, ठीक है। पढ़ते हैं 1 2 3 वाले बच्चे रीडिंग करते हैं आंख बंद करके, तो वो पढ़ना हुआ, पढ़ के समझना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप अगले क्लास में जाओ। और जब आपका कोई चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो क्या करना है, सबसे पहले आपका जो रेफरेंस बुक था एस चांद, ठीक है, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। पूरा क्वेश्चन जितना भी दिया होगा क्वेश्चन, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाओ। अब जब आप इतना क्वेश्चन बना लेंगे, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है और उसका अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लिया, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाओ उसका। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप कर सकते हो। तो होगा क्या, जब आप एस चांद पूरा बना लोगे, या वो जो रेफरेंस बुक आपके पास होगा वो जो पूरा बना लोगे, तो आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा और एनसीईआरटी आप आराम से बना सकते हो। तो एनसीईआरटी जब बन जाता है तो फाइनली क्या करना है, उस चैप्टर से जो सीबीएसई या आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हो, मैं सीबीएसई के लिए पढ़ाता हूँ, तो सीबीएसई ने जो पीछे क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब जो PYQ है उस चैप्टर का PYQ सॉल्व करो, ठीक है। इतना काम अगर आप डेली करते हो, मतलब प्रत्येक चैप्टर के लिए करते हो, पूरा साइंस के लिए करते हो, तो यकीन मानो आपका साइंस बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सब आपको अच्छा लगा। देखो मतलब पूरा अगर आप ये सब सब्जेक्ट में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डेली 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्लास छोड़ करके आप क्लास इसमें ना जोड़े। अगर आपका क्लास 6 घंटा हो रहा है तो 12 से 15 घंटा आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 4 साल 9th 10th 11th 12th आप कम से कम सेल्फ स्टडी 6 आवर करो, कम से कम। अगर आप 6 घंटे से कम का सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप क्लास 9th में, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हो, आप कुछ समझ नहीं रहे हो, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, इसे ही थोड़ी तपस्या है, पढ़ाई लिखाई तपस्या है, सबके बस की बात ये नहीं है, सब लोग नहीं कर सकता इसको। तो आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया कि क्लास 9th में और 10th में आपको साइंस कैसे पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। अपना जो केमिस्ट्री है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़नी है। कुछ लोग कहेंगे सर पदार्थ क्या होता है, वेट करो यार, अगले क्लास में पढ़ेंगे ना। सब कुछ इतना खाओ उतना ही जितना डाइजेस्ट हो सके।